हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम। इसके अलावा राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर से संबंधित प्रश्न होंगे, बहुत सारे आपके जो राजनीतिक विचारक हैं उनके कथन होंगे। इसके अलावा पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न जो कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, तो पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे कथन है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकृति और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके पास मनु का है, कौटिल्य का है, मैकियावेली का है, हॉब्स का है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, ये कथन है मनु का। तो आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, जिसको कि मनु संहिता भी आपका कहा जाता है। वहां पे राजा के धर्म का पालन और दंड के बारे में आपका काफी कुछ कहा गया है। राजा को किस प्रकार से आपका दंड देना है और किस प्रकार से आपका धर्म का पालन करना है। अगर राजा धर्म के अकॉर्डिंग आपका न्याय नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका दंड नहीं देता है, तो उसकी जो अपकृति होती है वही मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनती है। मूव करते हैं अपने आज के सेकंड प्रश्न पे। तो सेकंड प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास वेदव्यास, शुक्र, मनु या कौटिल्य को। तो प्राचीन भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को या चाणक्य को। तो इनके तीन नाम है, कौटिल्य हो गए, विष्णुगुप्त हो गए, चाणक्य। तो मैकियावेली के बारे में आप सभी जानते हैं कि इटली का एक दार्शनिक था, जो कि आपका यथार्थवाद पे काफी फोकस करता था। इस कारण से उनको जब हम बात करते हैं यथार्थवाद के जनक मॉडर्न टाइम पीरियड पे, तो वो आपका मैकियावेली है। अगर हम प्राचीन भारत में जाए, खास करके इंडिया के सेंस में देखें, तो कौटिल्य को उनकी जो कूटनीति थी और उनका जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था, इसके अलावा जो राजनीतिक दर्शन की उन्होंने रचना की, उस कारण से उनको आपका प्राचीन भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और मैकियावेली को आपको पता होगा कि इटली का चाणक्य भी उनको कहा जाता है। तो मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपके पास कुछ थिंकर के नाम है और इसको मैच करना है आपको इनकी बुक से। तो पहला थिंकर आपको दिया हुआ है एरिस्टोटल यानी अरस्तु, फिर है प्लेटो, फिर है कौटिल्य, फिर है रूसो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अरस्तु की फेमस बुक कौन सी है, तो वो है आपकी पॉलिटिक्स। तो अरस्तु को करेंगे 3 से। फिर आता है प्लेटो की, तो रिपब्लिक फेमस बुक है प्लेटो की काफी। कौटिल्य की बात करें तो अर्थशास्त्र, जो कि मेनली राजनीति विज्ञान पे आपकी लिखी गई है। रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसमें से आपको डेट याद रखना है रूसो की बुक का, जो कि 1762 में लिखी गई है। और यहाँ पे इसी बुक में रूसो ने अपने जो बहुत सारे विचार दिए, जैसे कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। इसके अलावा रूसो का एक बेस्ट जो स्टेटमेंट है कि आपका मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन आपका बहुत सारी जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, वो भी उन्होंने इसी बुक में आपका लिखा है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2 और 4 का 4। तो बी इज योर राइट आंसर। वी विल मूव अहेड। तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे किस पार्ट में हमें सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पार्ट 10, फिर है आपके पास पार्ट 11, फिर है पार्ट 14, फिर है आपके पास पार्ट 15। तो जब हम बात करते हैं आपके कि जो केंद्र राज्य संबंध है, वो आपके पार्ट 11 में है। और जब हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं, तो वो आपका आर्टिकल है 245 से 263 तक।
तो यहाँ पे आपका केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई है कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे। इसके अलावा इन पे बहुत सारी आपकी कमेटी बनी है, जैसे आपने सुना होगा सरकारिया कमेटी। इसके बाद आपने सुना होगा कि राजमन्नार समिति, जो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने आपकी बनाई थी, डीएमके ने। फिर आपने सुना होगा कि जो पूंजी आयोग है वो भी बात करता है, और हाल ही में आपकी एक कमेटी जो कि आपकी फिर आपका एक तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ही आपकी बनाई है, जोसेफ कुरियन कमेटी, जो कि आपकी कभी काफी न्यूज में रही थी। जब हम पार्ट 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजें के बारे में आपका बताया गया है पार्ट 10। तो मूव करते हैं आप आगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। जब हम बात करते हैं स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र आपका विफल हो जाता है और राज्यपाल जो है रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को यहाँ पे कि आपका संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो उसकी अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो ऑप्शन है आपके पास 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जब हम बात करते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की, तो उसकी अधिकतम वर्ष आपकी 3 वर्ष हो सकता है, और यहाँ पे हर 6 महीने में आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। हर 6 महीने के लिए आपका ये बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से तो अधिकतम आपका वर्ष हो सकता है 3 वर्ष। और मूव करते हैं आगे। तो किसने राज्य की परिभाषा देते हुए ये लिखा है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो राज्य की को परिभाषित करते हुए ऐसा कौन बोलता है कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए आपका बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है गार्नर, फिर है प्लेटो, फिर है सीसरो, फिर है बोंदा। तो आपका राइट आंसर होगा ये कथन है किसका, सीसरो का। और सीसरो जो कि एक रोमन दार्शनिक है, और मार्कस टूलियस सीसरो इनका पूरा नाम है। तो ये था एक स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपकी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है। यानी प्लेटो की जो आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका वर्णन किसमें किया है, लॉस में किया है, स्टेटमेंट में किया है, या आपकी रिपब्लिक में किया है, या लिबर्टी में किया है। तो यहाँ पे लिबर्टी तो इनकी बुक नहीं है, तो लॉस में इन्होंने कानून के शासन के बारे में बताया है कि जो बुक उन्होंने आपकी अरस्तु से प्रभावित होकर लिखी है। तो ये बताते हैं कि अगर आपका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वे में दार्शनिक राजा का जो शासन है वो पॉसिबल ना हो पाया, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 50 साल तक आपका कोई भी नहीं पढ़ेगा, 35 साल तक, उसके बाद 15 साल की आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपका दार्शनिक राजा बनना, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो प्लेटो यहाँ पे अरस्तु से काफी प्रभावित हो जाते हैं कि वहां पे आपका अगर दार्शनिक राजा का शासन पॉसिबल ना हो पाया, वहां पे रूल ऑफ लॉ यानी नियम कानूनों से बंधा हुआ जो शासन है, राजा के ऊपर आपका संविधान होना चाहिए, तो उस प्रकार का शासन आपका बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका इन्होंने बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सेकंड बेस्ट गवर्नमेंट है। फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के प्रकार बताए हैं कि सरकार, जैसे अल्प राजतंत्र, कुलीन तंत्र, इन सब के बारे में। और रिपब्लिक में उन्होंने बहुत सारी आपकी चीज बताई है, जैसे कि जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका न्याय का सिद्धांत दिया गया है, बहुत सारी थ्योरी रिपब्लिक में हमें देखने को मिलती है। तो रिपब्लिक की जो महत्व है वो काफी ज्यादा है, और ये आपकी न्याय से संबंधित एक बुक है, कंसर्निंग जस्टिस करके इसको जाना जाता है। फिर मूव करते हैं आगे कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है, ये कथन किसका है। कौन बोलता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन है जिसमें कि किसी कंट्री का एक बहुत बड़ा जो भाग है, जो बहुत बड़ा जो पार्ट है, वो रूल करता है, वो शासन करता है। तो ये कथन है जेम्स ब्राइस का, एवी डाइसी का, या सुम्पीटर का, या अब्राहम लिंकन का। तो ये कथन है किसका, जेम्स ब्राइस का। तो जेम्स ब्राइस की एक फेमस बुक है आपकी अमेरिकन, एक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, फिर है कि अमेरिकन कॉमनवेल्थ करके। तो ये आपकी काफी फेमस है, जो कि आपकी हर बार पूछी जाती है, मॉडर्न डेमोक्रेसी और अमेरिकन कॉमनवेल्थ।
फिर हम बात करते हैं एवी डाइसी, तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी है। फिर आता है अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की आपकी फेमस परिभाषा दी है। और यहाँ पे अब्राहम लिंकन की जो हत्या हुई, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, और उनकी हत्या जो दक्षिण अमेरिका में जो दास प्रथा थी आपका, उनको खत्म करने के आपके कारण हुए हैं। तो फिर मूव करते हैं आगे। अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, यानी जो अखिल भारतीय सिविल सर्विस यानी जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में जो अभ्यर्थी होते हैं उनका चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या संसद द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनका चयन किया जाता है किसके द्वारा? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिर मूव करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कि 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है और एक उन सब में नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, हॉब्स ने भी दिया है, लॉक भी उसका पार्ट है, रूसो भी उसका पार्ट है। तो जैसे हॉब्स की बात करें तो इन्होंने लेवियाथन में आपका इसके बारे में कहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे हुआ। फिर आता है लॉक की बात करें तो लॉक ने भी अपनी बुक में आपका लिखा है कि सामाजिक समझौता आपका कैसे हुआ। फिर हम बात करते हैं रूसो की, तो रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही बुक है, इन्होंने इसमें बताया है। तो इसका पार्ट नहीं है बेंथम जो कि आपका उपयोगितावादी विचारक है। तो यहाँ पे बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट, अधिकतम सुख, इन सब पे आपका काफी बल दिया। तो इसका राइट आंसर होगा बेंथम सामाजिक समझौते का पार्ट नहीं था, ये तीनों आपके पार्ट थे। मूव करते हैं आगे। कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? 1984, 1990, 1996 या 2001? तो कब से भारत में, इंडिया में इस बात पे आपका सर्वसम्मति बनी कि जो लोकसभा है वहां पे जो उपाध्यक्ष होते हैं उसका जो पद होता है वो आपका प्रतिपक्ष को दिया जाना चाहिए? तो वो था आपका वर्ष 1996 में। तो इस समय आप सभी को पता है होगा कि लोकसभा में कोई भी आपका विपक्ष पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं है, और जो पार्टी विपक्ष लोकसभा में विपक्ष पार्टी की जो नेता है, अध्यक्ष है वर्तमान समय में, वो कौन है? श्री राहुल गांधी, जो कि आपका हाल ही में बने हैं। तो जब हम बात करते हैं अध्यक्ष का पद आपका कब से बना? 1977 में ये आपका जो विपक्षी पार्टी होती है उनको दिया जाता है। उपाध्यक्ष के पद की बात करें, जो डिप्टी स्पीकर होता है आपका लोकसभा में, तो वो आपका 1996 में उस पर सर्वसम्मति बनी थी। लेकिन पिछले 1-2 सेशन से आपका जो आपका लोकसभा का जो वहाँ जैसे 17वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा, तो वहां पे आपका कोई भी उपाध्यक्ष का पद आपका नहीं है, वहां पे कोई उपाध्यक्ष, कोई व्यक्ति आपका नहीं है इस समय। तो ये आपका प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, जहां कोई विधि नहीं है यानी जहां कोई लॉ नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? तो कौन बोलता है कि जहां लॉ नहीं है वहां आपका फ्रीडम नहीं है? तो ये कथन है हीगल का, ग्रीन का, बोसांके का, या जॉन लॉक का। तो आप सभी जानते हैं ये कथन आपका जॉन लॉक का है। इन्होंने कानून पे आपका काफी फोकस किया है। इसके अलावा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, लॉ को फॉलो करने की बात करते हैं, और यहाँ पे जॉन लॉक जो कि सरकार को आपका असीमित पावर देने की बात नहीं करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी नियम कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, उसके ऊपर एक संविधान होना चाहिए जिससे कि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी ना कर सके। फिर आता है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? जब हम बात करते हैं निरंकुश संप्रभुता की यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की, तो इसका सबसे बड़ा समर्थक था हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका हॉब्स। तो हॉब्स आप सभी जानते हैं कि राजा को आपका असीमित पावर देने की बात करता है। जब आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो शासक बना, तो जनता केवल एक ही केस में आपका विद्रोह कर सकती है, अगर राजा जनता की जो रक्षा है वो नहीं कर रहा है। अगर पब्लिक जो है आत्मरक्षा, मतलब आत्मरक्षा पे, सेल्फ प्रिजर्वेशन पे वहां पे काफी फोकस किया गया है। अगर पब्लिक को ये डर है कि वहां पे जो राजा है वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से वो विद्रोह कर सकती है, नहीं तो आपका विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि हॉब्स अपने राजा को जो है एब्सोल्यूट पावर देता है।
तो ये हॉब्स का कथन है। इसके अलावा हॉब्स का कथन है कि जो आपका प्रकृति की अवस्था थी वहां पे आपका काफी युद्ध था, सब एक दूसरे के विरुद्ध आपका लड़ रहे थे युद्ध। इसके अलावा माइट इज राइट का उनका एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर हम बात करते हैं आगे, तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है आपके पास कि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो कि आपकी कैबिनेट मिशन के आने के बाद आपकी बनती है और जिसने भारत का संविधान बनाया, एक संविधान सभा ने, तो वो कैसे चुनी गई थी आपकी संविधान सभा, तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई भी आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी बल्कि अप्रत्यक्ष यहाँ पे निर्वाचन हुआ था, यानी इनडायरेक्ट निर्वाचन हुआ था, और बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये बहुदलीय संरचना थी, ये भी आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ए और 4, 1 और 4। तो आपका ए इज योर राइट आंसर। तो जब हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो वो पहले तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे आपकी नहीं चुनी गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पे हुआ था। इसके अलावा 10 लाख जो जनसंख्या है उनका रिप्रेजेंटेशन करता था एक व्यक्ति। इसके अलावा बहुत सारी समितियों ने, बहुत सारे लोगों ने वहां पे आपका कार्य किया, जो कि बहुत सारे अलग अलग दलों से थे। तो उस समय आपकी केवल एक ही पार्टी जो कि काफी मतलब उसमें थी, जैसे कांग्रेस पार्टी, उसी के अंदर से आपके बहुत सारे दल बाद में निकले, जैसे स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनी। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां इसके अंदर थी जब हम बात करते हैं संविधान सभा में। फिर मूव करते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जब हम बात करते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कार्यकारी, तो वो होता है कौन, राज्यपाल। तो यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो एक तो नॉमिनल होता है जो कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, जिसके पास मतलब पावर बहुत मतलब बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो पावर आपकी किसी काम की आपकी नहीं होती है, क्योंकि जो राज्यपाल है अपनी जितनी भी पावर, जितनी भी शक्तियां हैं, उनका योग मतलब उनका जो उपयोग है वो आपकी मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस पे ही आपका करता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सीएम, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर मुख्यमंत्री का सचिव, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं आगे, राजनीति शास्त्र के अध्ययन और का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी कौन कहता है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका जो अध्ययन का आरंभ है और अंत है वो आपका राज्य के साथ होता है। ये स्टेटमेंट है गार्डनर का, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पे कार्यपालिका यानी जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्री परिषद की बात करें तो लोकसभा के प्रति आपकी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और आपका व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता, तो हम जाएंगे विधायिका के साथ यानी संसद के साथ। फिर मूव करते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट मतलब कुछ मतलब वो दिए हैं, इसको मैच करना है आपको। पहला है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, फिर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, फिर है आपका प्राकृतिक अधिकार, फिर है एकत्ववाद। तो विधि का शासन आप सभी जानते हैं, रूल ऑफ लॉ किसने दिया, डाइसी ने दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और मॉन्टेस्क्यू 1748 में एक बुक लिखते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ करके, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, विधायिका अलग होनी चाहिए और आपकी जो न्यायपालिका है वो आपका अलग होना चाहिए। और
जो मॉन्टेस्क्यू ने ये आपका अमेरिका के लिए आपका खास करके वहां पे आपका लागू होता है और इनको अमेरिका का जो संविधान है इसका बौद्धिक पिता भी कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू को। फिर आता है प्राकृतिक अधिकार की बात कौन करते हैं, तो जॉन लॉक करते हैं। बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जब हम स्टेट ऑफ नेचर में थे तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे राइट थे, लगभग 6 अधिकार थे। तो जब हमने समझौता किया उसके बाद हमारे पास 3 अधिकार बचे, जो है स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन, LLP। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कोई भी संस्था नहीं थी जो इन अधिकारों की आपकी व्याख्या कर सके, इसलिए हमने क्या किया, राज्य बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है जॉन लॉक का। एकत्ववाद की बात करें तो जॉन ऑस्टिन, जो कि आपकी एकत्ववाद मोनेस्टिक संप्रभुता की बात करते हैं, जो कि उन्होंने अपनी बुक लेक्चर ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। तो विधि का शासन ए का होगा आपका 4, फिर शक्ति पृथक्करण बी का 1। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 3 का 3, 4 का 2। मूव करते हैं आगे। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। तो भारत में अगर बात करें संघीय व्यवस्था की विशेषता की, तो शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो यहाँ पे आपका शक्तियों का बंटवारा है, जो कि अनुसूची आपकी 7 में है और यहाँ पे 246 जो आर्टिकल है वो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है, जो कि हमने 1935 से ये आपका प्रावधान लिया है, जो 3 सूचियां हैं। फिर इसमें अलग अलग आपके विषय है। फिर आता है भारत में आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है शक्तियों का पृथक्करण, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। 4 वाला तो आपका नहीं होगा। फिर आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है। शक्तियों का पृथक्करण आपका पूरी तौर पे यहाँ पे इंडिया में ये आपका लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, भारत की, तो यहाँ पे आपका विधायिका जो है उसी के अंतर्गत आपकी कार्यपालिका आती है, क्योंकि दोनों में आपका जैसे विधायिका के कुछ ही मेंबर्स आपके कार्यपालिका में होते हैं, तो इस तरह से, और कार्यपालिका के कुछ सदस्य जो विधायिका के भी होते हैं। तो यहाँ पे जो शक्तियों का पृथक्करण है वो आपका प्रॉपर लागू नहीं है, वो प्रॉपर है यूएस में लागू। तो हम जाएंगे ए और 3 के साथ, 1 और 3 के साथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 और 3, सी वाला। फिर मूव करते हैं आगे। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जब हम बात करते हैं सोशलिज्म जो वर्ड है समाजवाद, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, रॉबर्ट ओवन ने। तो इनको प्रारंभिक समाजवादी भी आपका कहा जाता है। और बाद में आपका जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था, जो कि क्रांतिकारी समाजवाद था, जिसको कि आप साइंटिफिक सोशलिज्म, मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद के नाम से भी आपका जानते हैं। तो वहां पे कार्ल मार्क्स ने इन सबको आपका यूटोपियन, कल्पनावादी, स्वप्निल कहा था। तो जब हम बात करते हैं समाजवाद की, एक तो विकासात्मक समाजवाद आता है जो बोलता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन लाने हैं, लोकतांत्रिक तरीके से पूंजीवाद को खत्म करना है। लेकिन जो मार्क्सवाद होते हैं, जो क्रांतिकारी वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि एक ही टाइम में हमें पूरे पूंजीपति को मार गिराना है और पूरा आपका राज्य को खत्म कर देना है और सर्वहारा वर्ग का जो शासन है वो कुछ समय के लिए आपका स्थापित कर देना है, फिर आपका वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी है। तो इस तरह से जो समाजवाद शब्द का प्रयोग है वो रॉबर्ट ओवन ने किया। फिर मूव करते हैं आपके न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार क्या है। तो न्याय के प्रति अगर बात करें, मार्क्सवाद का जो दृष्टिकोण है वो आपका क्या है, तो वहां पे आपका न्याय शोषण, तो काफी आपका शोषण होता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेटमेंट आपका दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र भी जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से आपका जकड़ा हुआ है। काफी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, काफी विरोधाभासी कथन है, ये रूसो का है। फिर बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये प्रश्न आपका जो स्वतंत्रता संग्राम से आपका लिया गया है। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे। तो इनसे आपके काफी प्रभावित थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब हम बात करते हैं आपके महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, इनके महादेव रानाडे, गोविंद रानाडे,
जब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो इनको आपका भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है जब हम बात करते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा को खत्म करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो ये लाल बाल पाल आपने सुने होंगे कि जो क्रांतिकारी, जो कि आपका उग्रवादी क्रांतिकारी जो विचारधारा थी उससे बिलोंग करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस पड़ जाती है 2 पार्ट में, तो इससे। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, कहाँ पे? रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में या आपका सिंगापुर में। तो इसका गठन हुआ था सिंगापुर में, कब? 1943 में। और आजाद हिंद सरकार जो है उसको स्वतंत्र भारत की पहली जो सरकार है उसका गौरव भी आपका काफी उसका गौरव भी प्राप्त है। तो यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने भारत की आजादी के लिए। इसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह का नाम सुना होगा, रास बिहारी घोष का आपने नाम सुना होगा। फिर मूव करते आगे। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? मुसोलिनी का, जो कि इटली का तानाशाह था। तो यहाँ पे मुसोलिनी ने जो आपका लैंगिक भूमिकाओं को लेके बोला कि पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। फिर आता है विंस्टन चर्चिल, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। हिटलर की बात करें तो जर्मनी का तानाशाह रहा था और वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आपका हिटलर और मुसोलिनी को माना जाता है, जो कि आपकी वर्साय की संधि थी उसके विरुद्ध जो इनका जो राष्ट्रवाद था काफी आपका आहत हुआ था, क्योंकि वहां पे जर्मनी पे बहुत सारी आपकी शर्तें ला दी गई थी। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस हम सभी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, नेताजी के नाम से भी आपके जाने जाते हैं। और इनकी एक फेमस बुक है, वो है आपके स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। तो फिर आता है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता ने आपकी द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। तो यहाँ पे इन्होंने त्रिस्तरीय को छोड़ के द्विस्तरीय पे काफी फोकस किया था कि एक आपकी जिला परिषद, दूसरी मंडल पंचायत होनी चाहिए। तो 1977 में ये कमेटी आपकी बनी थी, जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाई गई थी, जो मोरारजी देसाई उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो भारत में ज्यादातर हम बात करें कि कौन सा पंचायती राज मॉडल आपका लागू है, तो वो है बलवंत राय मेहता वाला त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, जो कि 1957 में जो बलवंत राय मेहता ने आपकी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं पहला संशोधन के द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये आपका 1951 में हुआ था। और यहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित था, जो जमींदारी कानून थे, जमींदारी सिस्टम था, उसको खत्म करने की बात की गई थी, क्योंकि बहुत सारी जो जमीनें थी वो आपकी लैंड लॉर्डों के पास होती थी, जमींदारों के पास होती थी, और वो आपका उसका वितरण करने के लिए ये आपका कानून लाया गया, जो कि संपत्ति से आपका रिलेटेड था। और जब हम बात करते हैं आपका जमींदारी कानून की, इसके अलावा आपने भूदान आंदोलन के बारे में भी काफी सुना होगा, विनोबा भावे का। फिर आता है कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? तो ये आपका 74 और 73 है पीआरआई यानी पंचायती राज सिस्टम, और 74 है किसके? जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम होते हैं उनसे संबंधित। और ये आपका लागू हुआ था कब? 1 जून 1993 में, और पंचायती राज आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। फिर मूव करते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो स्वामी भी है, इसके अलावा आपका अमात्य भी है, दंड भी है, और वर्ण व्यवस्था यहाँ पे आपका नहीं है पूछा है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। वी विल मूव अहेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य था आपका राजस्थान। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पहली बार आपका पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, जबकि इसको संवैधानिक दर्जा भी तब प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि संवैधानिक दर्जा काफी बाद में जाके आपका
प्राप्त हुआ है। तो पहला राज्य नागौर जिले में राजस्थान में पंचायती राज आपका शुरू हुआ था, बलतन राय मेहता की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे। फिर दूसरा की बात करें तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहाँ पे आपका पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ है। फिर तीसरा है यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है, तो पंथ निरपेक्ष आपका है, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, तो उदारवादी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उदारवाद आपका उस तरह से हमें देखने को नहीं मिलता है जो हमारी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है वहां पे। तो पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और आपका संप्रभु है। फिर मूव करते हैं आगे, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो वो है आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। तो ये कथन है किसका, के.एम. मुंशी का। तो इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको काफी महत्व दिया है और उसको बोला है कि ये आपकी जो हमारा संविधान है उसकी क्या है, जन्म कुंडली है, यानी प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के तौर पे आपका इसको जाना जाता है। और अंबेडकर जी ने जो 32 है उसको बोला है कि ये क्या है, संविधान की आत्मा और हृदय है। तो ये इम्पोर्टेंट है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर हम बात करते हैं संविधान की आत्मा, तो वो है आपकी प्रस्तावना। तो बहुत सारे शब्द इसके लिए कहे गए हैं प्रस्तावना के लिए। फिर आता है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो हम सभी जानते हैं भारत का जो संविधान का पहला आर्टिकल है वहां पे इंडिया के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो राज्यों का समूह इंडिया, दैट इज भारत, ऐसे करके शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरह से। तो यहाँ पे राज्यों का समूह है, भारत में आपका जो फेडरेशन शब्द का आपका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ पे राज्य जो है संघ से आपका अलग नहीं हो सकते हैं। तो फेडरेशन की अगर बात करें तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इस पे काफी आधारित है, क्योंकि यूएस में राज्यों ने पहल की कि हम एक केंद्र बनाएंगे, लेकिन भारत में जब बात करते हैं तो केंद्र ने सभी राज्यों को आपका एक करने की बात की। जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, बहुत सारी जो रियासतें थी उसको सेंटर ने पहल किया, लेकिन अमेरिका में यहाँ पे क्या है, राज्य आपका अलग हो सकता, मतलब अलग होने का पूरा अधिकार है और उन्होंने ही पहल की है कि हम एक केंद्र बनाएंगे जो कि हमको रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम मूव करते हैं आगे, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ, तो जो आपका सीएए बिल था जो कि 2019 में आया था, जहाँ पे आपका जो 3 देश थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उनको भारत आने की आपकी जो नागरिकता से संबंधित मतलब नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी कि अगर आप 31 सितंबर 2014 से पहले इंडिया आए हैं तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी, इस तरह से। तो ये आपका संसद ने पारित किया था कब, 11 दिसंबर 2019 को, और लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया था। फिर मूव करते हैं आगे, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय या संसद या लोकसभा। तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 के तहत, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपका जांच निर्णय जो भी होता है उसकी जो जांच करता है वो कौन करता है, वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निर्वाचन आयोग यहाँ पे आपका नहीं करता है, ना तो संसद करती है। फिर आपका आता है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केंद्र के लिए नहीं है, तो केंद्र में आपका कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, इसका कोई प्रावधान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन की, तो ये आपका केवल राज्यों में लगता है। तो ये विकल्प केवल राज्यों के लिए उपलब्ध है। जब आपका राज्यों में संविधान के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे
शासन व्यवस्था में जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, इस सेंस में वहां पे राष्ट्रपति शासन आपका लगाया जा सकता है। और अधिकतम आपका 3 वर्ष के लिए और हर 6 महीने में आपका क्या करना पड़ता है, संसद की मंजूरी की काफी आवश्यकता होती है। फिर आता है अनुच्छेद 21A को शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जब हम बात करते हैं 21A की, जो कि मौलिक अधिकार है और जितने भी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये आपका कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। और जो कि आपका सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं बना, ये आपका मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया था। तो वहां पे भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका शिक्षा का मतलब अधिकार, मतलब माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। इसके अलावा आरटीआई जो आरटीई राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया आपका 2009 में, उसके बाद ये आपका अप्रैल 2010 से आपका लागू हो जाता है। उसके बाद एक फंडामेंटल राइट बन जाता है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए। फिर आपका पहले अगर बात करें तो 45 में था, यानी जो डीपीएसपी था वहां पे इसको रखा गया था, लेकिन अब वहां पे जो ईईसी अर्ली चाइल्डहुड केयर करके ऐसे करके कुछ है। फिर हम मूव करते हैं आगे। तो निम्नलिखित में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था, तो वो है आपका अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे आप अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वहां पे कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे मोर पावर दी गई है हाई कोर्ट को, जो कि आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित और आपकी जो लीगल रिट होती है, कानूनी रिट होती है, उनको भी वो करता है। फिर आता है आलमंड और पावेल द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो हम सभी जानते हैं आलमंड और पावेल ने जो दबाव समूह प्रेशर ग्रुप का आपका वर्गीकरण किया, तो वहां पे आपका संस्थागत दबाव समूह आते हैं जो कि किसी संस्था से रिलेटेड होते हैं और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं। इनका मतलब उद्देश्य सत्ता में आना नहीं होता है, इनका अपनी मांग पूरी करना होता है। फिर आता है समुदायात्मक, जो कि समुदाय से संबंधित होते हैं। फिर कुछ जो कि आपका समुदाय से संबंधित नहीं होते, तो यहाँ पे सांविधिक दबाव समूह टाइप से कुछ भी नहीं है। तो ये 3 आपके करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है कौन सा सार्वगुण्य का भाग नहीं है, तो जो सार्वगुण्य नीति थी कौटिल्य की, तो वहां पे आता है आपका संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधि भाव और संश्रय करके। तो षड्यंत्र और पंचशील यहाँ पे आपका नहीं है। संधि, विग्रह, आपका आसन, यान, आसन और वैधि भाव, संसदि, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है संविधान का वह खंड जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बात करता है। तो ये है नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 36 से 51 तक। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 51 है वो आपका इसकी बात करता है। फिर आता है अनुच्छेद 44, आप सभी जानते हैं समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो कि अभी आपका उत्तराखंड में भी लागू हो गया। तो पहले अगर बात करें गोवा में तो आपका पहले से लागू है और उत्तराखंड में अभी हाल ही में आपका लागू हुआ है। फिर बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो हम सभी जानते हैं सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं, सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपकी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संसद निर्मित होती है। तो भारतीय संसद की अगर बात करें तो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 53 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आता है राज्यसभा, फिर आपका आता है लोकसभा, तो इन तीनों से आपकी मिलकर बनी है। फिर आता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि आपका जो कला है, फिर आपका साहित्य और समाज सेवा, इन 4 बहुत क्षेत्रों से आपके आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है, अभी आपका कोशिश कर रहा है स्थायी सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पे जो G4 ग्रुप है जिसमें भारत, ब्राजील और इसमें 4 देश आते हैं, जर्मनी हो गया
और आपका 4 देश इसमें है, जापान हो गया, तो ये आपका यहाँ पे सदस्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका जो स्थायी सदस्य है रशिया और अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपके विजेता देश रहे हैं, लेकिन बाद में आपका चाइना को भी इसमें स्थायी पावर आपकी दी गई थी, स्थायी सदस्य बनाया गया था। और इसके विरुद्ध में आपका अगर बात करें G4 के विरुद्ध में एक ग्रुप बना है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कॉफी क्लब। जैसे कि पाकिस्तान जो कि इंडिया का विरोध करता है और अर्जेंटीना जो कि आपका ब्राजील का विरोध करता है, वैसे ही इटली जर्मनी का विरोध करता है और बहुत सारे देश जापान को विरोध करते हैं। फिर मूव करते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आपके 5 जो अंग है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और आपका जो हेग में है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर है कौन दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं, तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी के समर्थक कौन थे, जेपी थे, जयप्रकाश नारायण। इसके अलावा बहुत सारे थे, एम.एन. रॉय ने इनकी बात की है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की। इसके अलावा बहुत सारे जो थिंकर है वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, तो ये किसका कथन है, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, तो ये अरस्तू का कथन है। फिर है आपका संपत्ति का अधिकार है, तो यह एक वैधानिक अधिकार है, यानी ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वैधानिक अधिकार है। फिर आपका कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान नहीं है, तो यहाँ पे पॉलीमार्कस है, प्रोटागोरस है और गुलकान है। तो यहाँ पे 6 जो थिंकर है वो थे, लेकिन ये नहीं थे आपके, एंडीमेंटस नहीं थे। रिपब्लिक में 6 इंपॉर्टेंट जो थिंकर है, वहां पे प्लेटो ने खुद को सुकरात के नाम से आपका इंट्रोड्यूस किया है, तो वो कहते हैं मेरे गुरु के विचार जो उनके विचार थे उसके लिए। फिर आपका वहां पे डिबेट डिस्कशन काफी चल रहा है, कभी न्याय पे कभी शिक्षा पे, तो 6 लोगों के बीच पॉलीमार्कस हो गए, प्रोटागोरस हो गए, ग्लूकॉन हो गए, खुद प्लेटो हो गए जो कि सुकरात के रूप में, इसके अलावा सेफालस हो गए, थ्रेसिमैकस हो गए, ये सब। फिर आपका बात करते हैं व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है, तो व्यक्तिवाद का इनमें से समर्थक कौन सा नहीं है, तो वो है ग्राहम वालिस है या GDH कोल या स्पेंसर, तो वो है आपके स्पेंसर। तो जो आपके GDH कोल है, स्पेंसर को आधुनिक व्यक्तिवाद का आपका जनक कहा जाता है, तो यहाँ पे ये होगा आपका आंसर। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी का उद्देश्य यहाँ पे ये कहने का था कि जो भी संपत्ति है उसके हम केवल मालिक हैं, हम उसके संरक्षण करता है, हम उसके मालिक नहीं है, इस तरह से। फिर आता है अपने आप को अधिकतम कष्ट देकर दूसरों को अधिकतम सुख देना अहिंसा है, तो ये भी सेम महात्मा गांधी का कथन है। सरकारी आयोग का संबंध था, तो ये आपका केंद्र राज्य संबंधों से था, 1983 में आपका आया था। रणजीत सिंह सरकारिया इसके जो थे अध्यक्ष थे, उन्होंने ये आयोग आपका बनाया था। फिर हम बात करते हैं 1988 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट आपकी सबमिट की है। भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है, तो तारकुंडे समिति है आपकी 1974 में आपकी आई थी। दिनेश गोस्वामी है 1990 में आपकी आई थी। इंद्रजीत है 1998 में आपकी आई थी। फिर है ANA बोहरा समिति, तो ये आपके अपराध इस तरह से आपकी संबंधित है, ये आपका इलेक्शन में रिफॉर्म करने से संबंधित नहीं है। इसके अलावा एक चुनाव एक देश पे एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद, वो। फिर आता है संप्रभुता पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार किसने किया था, तो जब हम बात करते हैं संप्रभुता की तो बोंडा ने इस पे काफी बात की थी। फिर आपका उदारवादी आंदोलन की अवधारणा नहीं है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है आपके, और विधि का शासन, राजनीतिक अधिकार, यहाँ पे शक्तिशाली राज्य यहाँ पे नहीं है, स्टेट को न्यूनतम करने की बात की जाती है। यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, तो ये कथन किसका है, तो ये लॉर्ड एक्टन का है। और जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं, उसमें कौन कौन है, लॉर्ड एक्टन हो गए, टॉकविली हो गई, और एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है, वहां पे आपका मैकाइवर, इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो थिंकर है उनका ये है। फिर आपका आता है मंडल आयोग का संबंध था, तो मंडल आयोग आपका किससे संबंधित था, तो आप सभी जानते हैं जो कि पिछड़ी जाति है उनसे संबंधित था। मंडल आयोग काफी विरोध भी हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह
जो उस समय थे, तो वहां पे आपका आया था सेकंड इस तरह से। फिर आता है पीआईएल से जुड़े हैं, तो पीआईएल जो कि आपका न्यायमूर्ति भगवती और एक और थे कृष्ण अय्यर, वो आपके इससे जुड़े हैं, जो कि एक न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आपका आता है, जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खुद से आपका अपील कोर्ट नहीं जा सकता है, खुद से आपका अपील नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति के बदले कोई अन्य व्यक्ति इसको प्रॉब्लम लेके आपका केस लड़ सकता है, इससे संबंधित है ये आपका। तो यहाँ पे आपका थोड़ा मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, ये किसने कहा था कि कहाँ पे था वो? हाँ, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, ये प्लेटो का कथन है या अरस्तु का? तो अगर आप इसमें श्योर हैं तो आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे नहीं, तो और तो सब ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, काफी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके।